हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुरप्रीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जो कि है जेनेटिक्स। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे, लेकिन जो भी इसके अपकमिंग वीडियोज आएंगे उसमें हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो जेनेटिक्स शुरू करते हैं। तो कोई भी आपको ये बताता है सबसे पहले कि जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने का ये तरीका नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो आप क्यों पढ़ रहे हैं, उससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या लर्निंग्स होती है आपकी। तो जेनेटिक्स के थ्रू हमें बहुत सारे अननोन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। जैसे कि कोई भी लिविंग इंडिविजुअल, अगर रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने जैसे इंडिविजुअल को ही जन्म देता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं एक हाथी एक इंसान के बच्चे को जन्म दे और इंसान एक हाथी के बच्चे को? ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग हमेशा ह्यूमन बीइंग को ही जन्म देता है और हाथी हमेशा हाथी को ही जन्म देता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें बायोलॉजी के इसी ब्रांच में मिलता है। सो जेनेटिक्स के डेफिनेशन के तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे कि वेरिएशंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इन सब टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। We all know that organisms reproduce. These organisms through reproduction produces offspring similar to itself. ये जो ऑफस्प्रिंग है जो रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। ये अपने पेरेंट्स के हूबहू आइडेंटिकल तो नहीं होते, लेकिन ये उनसे रिजेंबल करते हैं, ये उनकी तरह दिखते हैं। लेकिन ये कुछ डिफरेंसेस भी शो करते हैं। Although in case of asexual reproduction, जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है, वहां पर म्यूटेशन एब्सेंट होना चाहिए। ओनली इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन इट इज पॉसिबल टू हैव आइडेंटिकल पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग। सो ये जो डिफरेंसेस हैं among individuals of the same species is called variations. ये जो differences है between parent and offspring is called variation. So अगर variation की बात की जाए, variation it is the differences between individual belonging to same species, ठीक है, differences between individuals belonging to same species। अगर बात की जाए हेरिडिटी की, हेरिडिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ transmission of characters, resemblances, as well as differences from parent generations
generation to offspring. So heredity is the mechanism of transmission of characters, resemblances as well as differences from parent generation to offspring. Okay? So आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे कि वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है. अब हम लोग अपने जो जेनेटिक्स का जो मेन डेफिनेशन है उस पे आ. अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं. जेनेटिक्स अगर हमें इसे डिफाइन करना हुआ तो हम लोग कहेंगे कि इट इज अ ब्रांच या इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ heredity, variations and environmental factors responsible for these variations or heredity. So जेनेटिक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं. हम लोग कहते हैं कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वेरिएशंस और हेरिडिटी. सो हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है. हेरिडिटी मीन्स की mechanism of transmission of characters from one generation to successive generation, and variation is the differences among the individuals of the same species. But environment का क्या रोल है इसमें? Environmental factors responsible for this. यहाँ पर environment को भी इंक्लूड किया गया है. So हम लोग जब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांच होता है बायोलॉजी का. तो हम लोग अगर जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. जेनेटिक्स को 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स. क्लासिकल जेनेटिक्स का एक एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स. सेकेंड एरिया है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इसका थर्ड एरिया है इवोल्यूशनरी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स. सो क्लासिकल जेनेटिक्स को हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं. मेंडेलियन जेनेटिक्स. सो ये जो 3 एरिया है जेनेटिक्स का, उसमें जो एनवायरनमेंट का रोल है हमें इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में देखने को मिलता है. इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में क्या होता है, जैसे कि इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, सो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉपुलेशन है जिसमें 5 इंडिविजुअल्स हैं, 1 2 3 और 4 5. ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग. ये ए है, बी सी डी और ई. ये 5 इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन है जिसमें कोई एक स्पीशीज का एक पॉपुलेशन है 5 इंडिविजुअल का. तो ये सभी आपस में कुछ एक ही स्पीशीज है तो इसमें सिमिलैरिटी भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी होगा. मान लेते हैं कि ए बी और सी जो
है ये प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए गुड है। ठीक है, प्रिवेलिंग जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके लिए ये इसका मतलब ये अच्छा से वहां पर थ्राइव कर सकता है उस प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में। लेकिन डी और ई जो है ये उतनी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर सकता इस प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में। तो ये तीनों इंडिविजुअल अच्छे से थ्राइव कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर बढ़ेगा, इसका नंबर इंक्रीज होगा, इसके जैसे इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज होगा इस प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में। लेकिन एट अ सडन एनवायरमेंट चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज होकर कोई अदर कंडीशंस आ गए, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि डी और ई उसमें अच्छे से थ्राइव कर पा रहे थे, कर पा रहे हैं अब। लेकिन ए और बी और सी उस चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए क्या कहें अच्छे नहीं माने जाएंगे, मतलब वहां पर वो अच्छे तरीके से थ्राइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, अब ए बी और सी का नंबर घटेगा, डिक्रीज करेगा, और डी और ई का नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये दोनों जो जेनेटिक मेकअप रख रहे हैं इंडिविजुअल उसका नंबर इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेट होगा और ये एक इवोल्यूशन एक नए स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो है इन सब को हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल होता है। किसी भी जैसे आप लोग सुने होंगे कि नेचुरल सिलेक्शन वगैरह इसी में होता है। ओके, सो ये जो टर्म है जेनेटिक्स जो टर्म है ये सजेस्ट किया गया था एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा। उनका नाम था विलियम बैटिसन। ठीक है, ये टर्म मेंडल के थ्रू नहीं दिया गया था, ये टर्म सजेस्ट किया गया था ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम बैटिसन के द्वारा। सो जेनेटिक्स का अगर ब्रांच की बात करें, जेनेटिक्स का ब्रांच हम लोग डिस्कस किए हैं थोड़ा, अब उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करके देखते हैं क्या है वो 3 ब्रांच। पहला जो ब्रांच है उसको कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, फर्स्ट ब्रांच। ये ब्रांच इंक्लूड करता है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को, इसलिए इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करता है। इसके साथ साथ ये सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड सेक्स लिंकेज एंड साइटोजेनेटिक्स के बारे में हम लोग इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। साइटोजेनेटिक्स, इन सब के बारे में हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। सेकंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करते हैं। और मटेरियल का स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है,
एक्सप्रेशन के बारे में भी पढ़ते हैं इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। और इसका थर्ड पार्ट है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इसके बारे में हम लोग तो डिस्कस किए ही है। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, इसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसमें हम लोग ये जो मैकेनिज्म है, इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है और जो डिफरेंसेस आता है जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में, जीन फ्रीक्वेंसी में, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब एरिया हो गया जेनेटिक्स का। यहाँ से हम लोग का जो जेनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।